अपने झूठ की माफी मांगने आई हूँ। झूठे को क्यों इंसाफ मिला, भगवान से यही पूछने के लिए आई हूँ। इंसाफ हमेशा सच्चों को मिलता है, ये तुम्ही ने मुझसे कहा था गंगा, इसी जगह, इसी मंदिर में, याद है? भगवान ने सच का साथ दिया, नतीजा तुम्हारे सामने है। आज गायत्री तुम्हारे सामने खड़ी है, मुस्कुरा रही है। तुम्हारे दावे फीके पड़ गए। ये जो अकड़ तुम्हें दिखाई दे रही है ना, ये सच्चाई की अकड़ नहीं है, बल्कि उस दौलत की अकड़ है जिसके बल पर तुमने मुझ जैसी बेबस को मात दे दी है। लेकिन जरा मुड़कर देखो, वो वहां बैठकर सब कुछ देख रहा है। वो देख रहा है, देख भी चुका है और अपना फैसला भी सुना चुका है। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। गलत, ना देर है ना अंधेर है, इसलिए तो मुझे इंसाफ मिला है। गंगा, एक मशवरा दे रही हूँ, भगवान के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं। आती रहना और अपने पापों का प्रायश्चित करते रहना। इस चौखट पर तुम्हें अजय तो नहीं मिला, लेकिन माफी जरूर मिल जाएगी। लोग तुम्हारे पास अपने गुनाहों की माफी मांगने आते हैं, मैं सजा मांगने आई हूं। अगर मैंने गुनाह किया है तो मुझे सजा दो, लेकिन अगर मैंने गुनाह नहीं किया तो इंसाफ दो, लड़ने की ताकत दो। पापा, इस प्रोजेक्ट के हिसाब से प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स है। आई थिंक वी शुड गो अहेड विद इट। बेटे, ऐसे प्रोजेक्ट्स तो चलते रहेंगे, लेकिन आई थिंक यू नीड अ ब्रेक बेटे। देखो बेटे, हमारी जिंदगी में एक तूफान, एक बुरा फिज आया और चला भी गया। वो हमें काफी नुकसान, काफी शर्मिंदगी दे गया। और इसीलिए बेटे, अगर तुम चाहो तो बहू को लेकर कहीं बाहर घुमाओ, जहां बहू चाहे वहां, क्योंकि इन दिनों वो भी बहुत मेंटली अपसेट रही होगी। बाहर घूम कर आओगे ना तो थोड़ा चेंज मिल जाएगा, फिर आकर नए सिरे से अपना काम शुरू कर देना। ठीक है पापा। छोड़ो मुझे, आउट फ्रॉम हियर। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? देखिए, मैं यहाँ अपने पति से मिलने के लिए आई हूँ। अजय, गेट आउट फ्रॉम हियर और दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना। गेट आउट। देखो अजय, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने के लिए आई हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और दोबारा डीएनए टेस्ट करवाओ। मुझे शट अप। तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है? हाँ? पागल नहीं, बेईमान, जो दौलत के बलबूते पर सच को झूठ और झूठ को सच बना देते हैं। अजय, तुम मेरे साथ चलो और दोबारा डीएनए टेस्ट करवाओ प्लीज। आई से गेट आउट फ्रॉम हियर। देखो अजय, देखो, तुम्हारी वजह से मेरा कितना बड़ा अपमान हो रहा है। जिस दिन मेरा अभय बड़ा होगा, उस दिन मैं इन सब बातों का जवाब मांगूंगी। फिलहाल तुम मेरे साथ चलो। मैं दोबारा डीएनए टेस्ट नहीं करवाऊंगा। सुना तुमने? नहीं करवाऊंगा दोबारा। जो साबित करना था मेरी आंखों ने, मेरे खून ने साबित कर दिया है। अब सुनो, तुम यहां से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें इतना जलील करूंगा कि तुम अपने होश और आवाज खो बैठोगी। I said get out from here! ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन ये मत समझना कि यहां से जाने के बाद मैं चुप बैठी रहूंगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने बेटे के अधिकार के लिए लड़ती रहूंगी अजय, लड़ती रहूंगी। गंगा पागल हो गई है। आज मंदिर में मिली थी, पता नहीं क्या क्या कह रही थी।
पता नहीं इस औरत का क्या किया जाए, समझ में नहीं आता। वो कहते हैं ना, कभी कभी छोटी सी गलती पहाड़ बनकर मुसीबत को जन्म देती है। तुम जिस वक्त गंगा से मिले थे वो बड़ा ही गलत वक्त होगा। तुम मुस्कुराए, वो भी मुस्कुराई, और उसे अपनी जिंदगी का सहारा मिल गया। उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आ जाएगा, और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई, अपने होश खो बैठे। शायद इसीलिए वो हमें बदनाम करने पर तुली हुई है। गायत्री, जरा यहाँ आओ। क्या बात है, परेशान हो? गायत्री, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें अपनी उलझनों से निकलकर हमारी छोटी सी दुनिया पर ध्यान देना चाहिए, जहां हमारे साथ हमारा एक प्यारा सा बच्चा भी हो। अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हें ये खुशखबरी बहुत जल्दी मिल जाएगी। तुमने मुझे इतनी सारी खुशियां दी हैं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे ये खुशी भी दोगी। नमस्ते सेठ जी। बैठने के लिए नहीं कहेंगे? खैर, मैं खुद ही बैठ जाता हूं। अब क्या लेने आए हो? सेठ जी, क्या मैं आपको ऐसे ही मिलने नहीं आ सकता? क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी का गार्डन नहीं है, ऑफिस है, यहाँ ऑफिशियल काम होते हैं। ठीक है, तो यही समझिए कि मैं आपके पास ऑफिशियल काम के लिए आया हूं। काम की बात करो। सेठ जी, आप तो जानते हैं, आपने मुझे जो रुपये दिए थे, इनकम टैक्स वाले सारे रुपये ले गए। ये तो होना ही था। कहते हैं कि हराम की कमाई जो होती है ना, उसके जाने के कई रास्ते होते हैं। सही कहा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं थोड़ी तकलीफ में आ गया हूं। तो डॉक्टर के पास जाओ। जो तकलीफ मुझे है उसके लिए आपसे बेहतर कोई डॉक्टर है ही नहीं, इसलिए आपके पास आया हूं। मुझसे अब कोई उम्मीद मत रखना। आपने सुना होगा, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और फिर आप मेरी तकलीफ दूर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आखिर तलवार भी तो आपके सर पर लटक रही है। और फिर जिस राज के लिए आप मुझे 10 करोड़ रुपए दे सकते थे, वो कोई ऐसा वैसा राज तो होगा नहीं, और वो राज अब भी मेरे पास ही है। और शट अप। माफ कीजिएगा सेठ जी, वैसे सिचुएशन ऐसी है कि मुझे बेशरम बनना ही पड़ रहा है। विशाल, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। वैसे इंसानियत शब्द आपके मुंह से सुनकर ताज्जुब हो रहा है। खैर, मैं तो बस यही जानता हूं कि मेरी जरूरत क्या है। अच्छा, तो अब ब्लैकमेलिंग का सिलसिला चल पड़ा। अब आप इसे ब्लैकमेलिंग समझें तो ब्लैकमेलिंग ही सही। देखो विशाल, अगर मैंने तुम्हें 10 करोड़ रुपए दिए हैं ना, तो ये मेरी शराफत समझो, वरना 5-10 हजार रुपए में खून करने वाले बहुत घूम रहे हैं। तुम्हारी लाश को काट कर फेंक देंगे ना, तो पता भी नहीं चलेगा। जी, अगर आप मुझे मरवाएंगे तो मेरी लाश की बदबू से ज्यादा आपके राज की बदबू फैलेगी। जंग के मैदान में तैयार होकर उतरा हूं मैं। अगर आप हथियार रखते हैं तो मैं भी ढाल रखता हूं, डीएनए रिपोर्ट की ढाल। ये लो, दफा हो जाओ यहां से। थैंक यू सेठ जी। ऐसे आप इंसान बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं।
गंगा, हमने विशाल को बेनकाब तो कर दिया, लेकिन इससे तुम्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ। हाँ, सिवाय इस बात के कि तुम्हारा एक दुश्मन कमजोर हो गया, और यह बात साबित हो गई कि तुम्हारे साथ बेईमानी की गई, सच्चाई को दबाने की कोशिश की गई। तो अब क्या करे जेलर साहब? तुम एक बात पर गौर नहीं कर रही हो। कौन सी बात पर? डीएनए रिपोर्ट पर। डीएनए रिपोर्ट की नेगेटिव या पॉजिटिव होने की जिम्मेदारी सिर्फ डॉक्टर की थी, विशाल की नहीं। तो आपका मतलब है? देखो गंगा, डॉक्टर करप्ट है, इस बात का पता बहुत आसानी से लगाया जा सकता था, तुम्हारे पति अजय की मदद से। अजय अगर कहीं और अपना डीएनए टेस्ट करवाता तो हकीकत सामने आ जाती और पहला डॉक्टर झूठा साबित हो जाता। मगर जैसा कि तुमने कहा कि अजय डीएनए टेस्ट करवाने के लिए राजी नहीं है, मतलब यह कि यह थोड़ा मुश्किल काम है कि डीएनए टेस्ट की हकीकत का पता लगाया जाए, और पता लगाने के लिए हमारा दूसरा टारगेट है डॉक्टर। वो कैसे? वो बड़ी मशहूर कहावत है ना, हालांकि है घिसी पिटी, लेकिन ऐसे मौके पर बिल्कुल फिट बैठती है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है अच्छे रिजल्ट के लिए। वैसे घबराओ नहीं, अगर डॉक्टर ने बेईमानी की है तो वो आसानी से कबूल नहीं करेगा, उसे तोड़ना बहुत जरूरी है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, आप क्या करना चाहते हैं? करूंगा तो मैं भी कुछ नहीं, क्योंकि मेरे अपने कुछ अलग तरीके हैं। ये काम मैं अपने दोस्तों से करवाऊंगा। खैर तुम घबराओ नहीं, ये कानूनी दांवपेच है, और किसी भी बात की गहराई तक पहुंचने के लिए इस तरह के दांवपेच का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। यस है डॉक्टर, अपुन का एरिया इंचार्ज इंस्पेक्टर सावंत ने बुलाया है। अब बिच। मगर क्यों? वो तो उधर चल के मालूम करेंगे। इस वक्त मैं नहीं आ सकता, इस वक्त मेरे पेशेंट्स हैं। अरे दूसरा डॉक्टर देख लेंगे, बहाना नहीं करने का। चल। देखिए, मैं एक इज्जतदार शहरी हूं, एक डॉक्टर हूं, आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। है डॉक्टर, काय को ऐसा काम करता है? क्यों? क्या क्या किया है मैंने? जाति भंकस नहीं करने का। हाँ, सीधी तरह नहीं चलेगा ना तो मार मार के लिए चलेगा। उठ जा। वेट। ढूंढो पांडु। सुनिए, 2 घंटे हो गए मुझे यहां बैठे, आखिर किसे पूछताछ करनी है? बैठा बैठा डॉक्टर, सावंत साहब अभी आ जाएंगे। हाँ, मगर कब आएंगे आपके सावंत साहब? बहुत घाई है क्या? घाई है क्या मतलब? वहां मेरे पेशेंट्स मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो अपन क्या करेगा? अरे सावंत साहब जब तक कि नहीं आएंगे ना तुम्हारा काम नहीं बनेगा। उन्होंने फोन किया था कि वो आएगा, डॉक्टर को बिठा के रखने का है। अभी क्या मांगता है, ठंडा या गरम? चुपचाप लेने का और गपचुप बैठने का, समझा क्या? चलो डॉक्टर, अभी चला। सावंत साहब का फोन आया है कि आज नहीं आएगा, कल आएगा। तुमको पन कल आना आएगा। अभी घर जाओ। क्या बात है, आखिर आपको पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया था? यही समझ में नहीं आ रहा है क्यों बुलाया था। परेशान कर दिया मुझे। पता नहीं ये सावंत कौन है, सुबह से गायब है। थक गया हूं मैं, सोना चाहूंगा। मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है। इस वक्त कौन हो सकता है? तुम बैठो, मैं देखती हूँ। डॉक्टर साहब किधर है? मैम साहब
ओ इधर चला डॉक्टर चला, सावंत साहब आगे लाए, तुमको बुलाया, चला। क्या इस वक्त इतनी रात को? उन्हें कहिए मैं कल सुबह मिलूंगा। देखो डॉक्टर, ये कायदा कानून अपन के घर का नहीं है क्या? आप लोग साफ साफ क्यों नहीं बताते थे बात क्या है? क्यों बार बार परेशान करते हो हमें? भाई ये तो अपन का सावंत साहब ही जाने। सावन सावन सावन, तंग आ गया हूं ये नाम सुनकर। उन्हें कहिए ये मेरे आराम का वक्त है। देखो डॉक्टर, अपन के साहब ने ऑर्डर दिया है कि अभी के अभी तुमको पकड़ के लाने का, और ये भी ऑर्डर दिया है कि तुम सीधी तरह से नहीं चलेगा तो खींच के लाने का। अब तुम बोलो डॉक्टर, तुमको चोर के माफिक जाने का कि इज्जत से साहूकार के माफिक? क्यों मैं साहब ठीक बोला ना? चलिए चलो। आपको क्या लगता है जिला साहब, ये डॉक्टर राजी हो जाएगा? अभी तो उसकी परेशानी की शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। वैसे पुलिस स्टेशन से फोन आया था कि वो काफी परेशान है। खैर फिक्र मत करो, इंस्पेक्टर सावंत डॉक्टर की जुबान खुलवा ही लेगा। मुझे इंस्पेक्टर सावंत पे पूरा भरोसा है। डॉक्टर तुम यहाँ? आना पड़ा विशाल, मैं बहुत परेशान हूं। पुलिस ने हालत खराब कर दी है। पुलिस क्या चाहते हैं वो? पता नहीं क्या चाहते हैं। एक ऐसे केस में इन्वॉल्व करना चाहते हैं जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सवालों पे सवाल किए जा रहे हैं, कभी सुबह बुलाते हैं, कभी शाम को बुलाते हैं, रात रात भर बिठा के रखते हैं मुझे। बैठो। तो तुम चाहते हो मैं पुलिस के खिलाफ कुछ छापूं? विशाल, मैं यहाँ कोई न्यूज या स्कैंडल की बात लेकर नहीं आया हूं। मैं ये बताने आया हूं कि पुलिस को शक हो गया है कि मैंने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में कोई हेराफेरी की है। पुलिस को कैसे शक हो सकता है? पुलिस को इस बात से मतलब क्या है? ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में है। देखो विशाल, मुझे बहुत डर लग रहा है। यूं समझो मेरा करियर दांव पर है। मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है जिससे मैं पुलिस वालों का मुंह बंद कर सकूं और कुछ दिनों के लिए शहर से कहीं बाहर जा सकूं। अगर तुम्हें रुपये चाहिए तो अपने बैंक जाओ, एक चेक काटो और अपने अकाउंट से रुपये निकालो। मेरे पास क्यों आए हो? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो विशाल। ये मत भूलो कि रिपोर्ट को गलत बताने के लिए तुम ही ने मुझे उकसाया था। और मैंने तुम्हें उसके लिए रुपये भी दिए थे। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे और रुपए चाहिए। अरे कहां से लाऊं मैं और रुपये? मैं क्या कोई टेढ़ू रुपयों का? चिल्लाओ मत विशाल। समझो, अगर मैं तुमसे रुपए मांग रहा हूं तो इसमें तुम्हारी भलाई है, क्योंकि अगर परेशान होकर मैंने पुलिस के सामने अपना मुंह खोल दिया तो कहानी तुम्ही से ही शुरू होगी। क्योंकि तुम मेरे पास आए थे, तुमने मुझे लालच देकर मुझे मजबूर किया कि मैं गंगा की असली रिपोर्ट। कहानी अभी खत्म नहीं हुई विशाल। चुप रहो। सोचने दो मुझे, मैं कुछ ना कुछ करता हूं। अच्छा, तो तुम्हें रुपए चाहिए? जी हाँ, कुछ जरूरत ही ऐसी आ गई है। और अगर मैं तुम्हें रुपए ना दूं तो? आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं मजाक नहीं करता, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी को तुम्हारा मजाक नहीं बनाया है विशाल। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम मुझे मिसयूज कर रहे हो। बात रुपयों की नहीं है, बात उसूलों की है, बात लालच की है। अब तो मुझे मेंटली अपसेट करने लगे हो, मेरी नजरों में खटकने लगे हो विशाल। तो ठीक है ना, आप चाहते हैं मैं आपकी नजरों के सामने नहीं आऊंगा। आप रुपये किसी और के हाथ भेज दीजिएगा, लेकिन रुपये तो मुझे चाहिए चाहिए, वरना आप जानते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, विशाल, मेरी अगली गोली तुम्हारा सीना पार करके सामने वाले पेड़ से टकराएगी। आइंदा जबान खोलने से पहले जरा सोच लिया करो, समझे?
हेडलाइंस तैयार है, आप एक बार देख लीजिए। सर ये आपने क्या किया? ये लो, हेडलाइंस ये होंगी। सर लेकिन जो हेडलाइंस मैं लाई थी वो तो काफी सेंसेशनल थी। सर ये तो कोई हेडलाइंस नहीं हुई, एक डॉक्टर को पुलिस पूछताछ कर रही है किसी स्कैंडल के मामले में। सर ऐसी न्यूज़ तो अखबार के किसी कॉर्नर में होनी चाहिए। तुम समझोगे नहीं, ये बहुत सेंसेशनल हेडलाइंस होने वाली हैं। डोंट माइंड सर, पर ये तो कोई हेडलाइंस ही नहीं हुई। तनु, मैंने कहा ना, गो एंड गेट दिस प्रिंटेड नाउ। तो अभी तक आई नहीं। सर ये ओके? तनु, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा दीज विल बी द हेडलाइंस, नाउ गो एंड गेट दिस प्रिंटेड। यस सर। कल की हेडलाइन सिर्फ एक आदमी के लिए छपेगी, उदय नारायण सेठ। हेलो, न्यूज पसंद आई सेठ साहब? सेठ जी, आपको मालूम होना चाहिए ये वही डॉक्टर है जिसने गंगा के बच्चे और आपके बेटे का डीएनए टेस्ट किया था। अब पुलिस इससे पूछताछ कर रही है और मुझे तो लगता है ये बातों बातों में सब कुछ बता देगा। आप तो जानते हैं पुलिस वाले अच्छों की जुबान खुलवा देते हैं। ये तो बेचारा एक मामूली डॉक्टर है, डर के मारे सब कुछ पटर पटर बता देगा और डीएनए टेस्ट के हेरा फेरी के बारे में भी बता देगा। सेठ जी, ये फंसा तो हम दोनों को देगा। मैं तो चूहा हूं, मैं तो निकल जाऊंगा, लेकिन आप जैसा हाथी कैसे निकलेगा? मुझे तो लगता है आपके बेटे को और आपकी बहू को सब पता चल जाएगा। धोखेबाज, गंदे इंसान। आपने मुझे धमकाने के लिए गोली हवा में चलाई थी, लेकिन मैंने तीर हवा में नहीं छोड़ा है, निशाने पर मारा है। मेरा निशाना दोबारा देखना चाहोगे? कितनों को निशाना बनाएंगे सेठ जी? कितनी गोलियां चलाएंगे? जंगल में सरकार ने शिकार करने पर पाबंदी लगा दी है, किसी लगता है आप शहर में शिकार खेलना चाहते हैं। बेहतर यही होगा आप वक्त वक्त पर मुझे रुपये देते रहिए, मैं डॉक्टर के आर्टिकल्स बदलता जाऊंगा। रुपए तो नहीं मिलेंगे विशाल। आपकी मर्जी, मैं क्या कर सकता हूं? मुझे तो लगता है गंगा की किस्मत में आपके घर की बहू बनना लिखा है। अरे गायत्री, ये तो वही डॉक्टर जिसने मेरा डीएनए टेस्ट करवाया है, लेकिन पुलिस इसे परेशान क्यों कर रही है? तो अच्छा आदमी है। अगर तुम्हें वाकई लगता है कि ये अच्छा आदमी है तो तुम्हें इसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन अजय, सारी बातें जानने के बाद ही कदम आगे बढ़ाना, क्योंकि पता है ना, पुलिस कई बार शरीफ लोगों को शक के बिना पर परेशान करते रहते हैं, इसलिए लोग पुलिस के पास जाने से या मदद लेने से डरते हैं। ऐसी बात नहीं है गायत्री, किसी भी मामले के तह तक पहुंचने के लिए उसकी छानबीन करना जरूरी होता है, और ऐसा नहीं है कि पुलिस को भी कम परेशानी होती है। एनीवे, मैं जरा फोन लगा के देखता हूँ, पता तो चले आखिर बात क्या है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, आई एम अजय नारायण सेठ हियर, कैन आई प्लीज स्पीक टू डॉक्टर मेहता? जी, वो इस वक्त घर पे नहीं है, विजिट पे गए हैं। अच्छा ठीक है, ऑफिस के बाद मैं हॉस्पिटल में जाकर उससे मिल के आता हूँ, घर पे नहीं है इस वक्त। देखिए, मैं जानता नहीं मेरा गुनाह क्या है, और ये इंस्पेक्टर सावंत हैं कौन और क्या चाहते हैं, क्यों मुझसे पूछताछ नहीं करते, आखिर मेरा वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हैं? मैं हूं सावंत। आप इंस्पेक्टर सावंत? ठीक है, पूछिए, क्या पूछना है आपको? आपके इस चक्कर में मेरा बहुत नुकसान हो रहा है सर। बैठिए। देखिए डॉक्टर साहब, हमें एक गाड़ी मिली है जिसका नंबर है MH024343, और उस गाड़ी में हमें कुछ हथियार भी मिले हैं, और इत्तेफाक से वो गाड़ी आपकी है। क्या? और आपने उस गाड़ी के खो जाने की रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई। क्या नंबर बताया आपने? MH024343। नहीं, ये मेरी गाड़ी नहीं है, और ना ही कभी थी। वो कहता है कि ये गाड़ी उसने आपसे खरीदी है। वो झूठ कह रहा है, मैंने आज तक अपनी गाड़ी कभी नहीं बेची। डॉक्टर साहब, आपको याद है कि आपके हाथों से 2 साल पहले एक गलत ऑपरेशन हो गया था? मेरी समझ में नहीं आ रहा है इंस्पेक्टर साहब, गाड़ी और 2 साल पहले के ऑपरेशन का क्या वास्ता? दरअसल इस ऑपरेशन में उस पेशेंट की मौत हो गई थी।
पॉसिबल है, कभी कभी ऑपरेशन दरमियान ऐसा हो जाता है। उस पेशेंट की वाइफ ने कंप्लेंट की है कि दरअसल आपने उसकी हत्या की थी। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कह रहा हूं ना ही वो गाड़ी मेरी है, ना ही मैंने किसी की हत्या की है, ना ही ऑपरेशन दरमियान मैंने किसी का कत्ल किया है। मैंने आज तक कोई जुर्म नहीं किया है। कोई जुर्म नहीं किया? याद कीजिए, शायद नहीं, मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया है। शायद रुपया लेकर आपने कोई गलत काम किया हो। नहीं, मैं कह रहा हूं मैंने आज तक कोई उल्टा सीधा काम नहीं किया है। हो सकता है आपने रुपया लेकर किसी की डीएनए रिपोर्ट को गलत साबित कर दिया हो। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ होगा नहीं ना? देखिए डॉक्टर साहब, मैं जानता हूं कि आप निहायत ही शरीफ आदमी हैं और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, लेकिन आपको कोर्ट में आकर यह बयान देना होगा कि आपने गंगा की डीएनए रिपोर्ट में फेरबदल किया था और आपको ओरिजिनल रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करनी होगी ताकि जज गंगा के हक में अपना फैसला सुना सके और उसे न्याय दिला सके। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। समझ रहे हैं ना? समझ रहा हूं। मैं सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ, और सच सच बता दूंगा। अरे जेलर साहब, आप बैठिए बैठिए। गंगा, बहुत बहुत मुबारक हो। डॉक्टर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सच? हाँ, और वो कोर्ट में अपना बयान देने को भी तैयार है। ये तो बड़े ही खुशी की बात है। इसका मतलब इंस्पेक्टर सावंत ने काम आसान कर दिया। अरे गंगा, पुलिस के आगे तो बड़े से बड़ा मुजरिम भी मुंह खोलने को मजबूर हो जाता है। ये तो एक मामूली सा डॉक्टर है जिसे सोसाइटी और अपने प्रोफेशन का ख्याल रखना पड़ता है। डॉक्टर पुलिस के आगे टिक नहीं पाया और सावंत को ज्यादा वक्त नहीं लगा उसका मुंह खुलवाने में। मतलब विशाल के बाद अब डॉक्टर की बारी है। हाँ, डॉक्टर का बयान तुम्हारी जिंदगी की तमाम परेशानी को खत्म कर देगा और कोर्ट का फैसला उदय नारायण को मजबूर कर देगा कि वो तुम्हें अपनी बहू माने। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अपने सारे अधिकार मिलेंगे। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? हाँ? जेलर साहब, मैं जानती हूँ मैं हक पर हूँ और शायद इसीलिए कुदरत मेरा साथ दे रही है। यही तो मेरा मकसद है। गंगा, तुम्हारी माँ अपनी जिंदगी जी चुकी। वो बेचारी सिर्फ इसलिए जिंदा है ताकि तुम्हें सुखी देख सके, और मैं जीते जी उसे ये सुख पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। गंगा, अब तुम्हारे अधिकार तुमसे दूर नहीं है। सर, अगर आप 22 नंबर के पेशेंट को देख लेते तो वो काफी बेचैन है, कहता है पेन है। तो उसे पेन किलर दे दो। सर, आपने तो कहा था इंजेक्शन देने को। मैं आता हूं। जाओ, मैं आता हूं। हेलो डॉक्टर, आजकल न्यूज़पेपर की हेडलाइन में नाम छप रहा है तुम्हारा। बहुत नाम कमा रहे हो। हेलो, कौन बोल रहा है? देखो डॉक्टर, अगर अजय नारायण की डीएनए रिपोर्ट की असलियत तुमने पुलिस को बता दी तो कानून से तो तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन हमारी तरफ से तुम्हें मौत जरूर मिलेगी। कौन बोल रहा है? नाम क्यों नहीं बताते आप सामने क्यों नहीं आते? हेलो हेलो। चिल्लाने से मौत टल नहीं जाएगी डॉक्टर। अगर मौत से बचना चाहते हो तो अपनी जुबान बंद रखना। अंडरस्टैंड? आप सामने क्यों नहीं आते? हेलो हेलो। डॉक्टर साहब, मैं वो औरत हूँ जिसके ऑपरेशन करने के बहाने आपने उसकी पति की हत्या कर दी। आज मैं आपसे ये पूछने आई हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? बोलो, जवाब दो, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? मैं एक पेशेंट हूँ, इलाज कराने के लिए आया था इस हॉस्पिटल में, लेकिन तुम्हारी बेईमानी सुनकर जा रहा हूँ यहाँ से। कहीं और अपना इलाज कराऊंगा। मैं भी अपने पिता को यहाँ से ले जा रहा हूँ। तुम जैसे मक्कार और बेईमान डॉक्टर से इलाज कौन कराएगा? अरे जिसकी कार से हथियार निकल सकते हैं, क्या वो डॉक्टर हो सकता है? वो तो खूनी है, खूनी।
मेरा बच्चा यहाँ पे एडमिट है डॉक्टर साहब। अगर उसे कुछ हो गया ना तो इस हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा। चलो। देख लिया डॉक्टर, बेईमानी का अंजाम। आज तुम्हारे पेशेंट तुमसे छिन गए हैं, कल तुम्हारी डिग्री तुमसे छिन जाएगी, और उसके बाद एक दिन तुम्हारी अपनी ही औलाद अपने नाम के आगे तुम्हारा नाम जोड़ने से इनकार कर देगी। बदनामी लेकर मारे मारे फिरोगे, लेकिन यह दुनिया तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। तुम्हारा पाप हर जगह तुम्हें नाकाम कर देगा, और उस वक्त तुम सिर्फ मौत मांगोगे, मौत, और तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। डॉक्टर R.P. मेहता अपने पूरे होश हवास में यह खत लिख रहा हूं कि गंगा का बच्चा दरअसल अजय नारायण सेठ का ही खून है। वो उसी का बेटा है। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर R.P. मेहता कहाँ मिलेंगे? इस रिपोर्ट को गलत साबित करने के लिए आजाद टाइम्स के एडिटर विशाल ने मुझे बहुत बड़ी कीमत दी थी। उसी के इशारे पर मैंने रिपोर्ट बदलकर झूठी रिपोर्ट गंगा को पेश कर दी। असली रिपोर्ट विशाल के पास है। ये रिपोर्ट साफ साफ जाहिर करती है कि गंगा का बच्चा अजय नारायण सेठ की जायज औलाद है। इस गुनाह में मेरे और विशाल के अलावा उदय नारायण सेठ भी गुनहगार हैं। कोर्ट को बयान देकर जिंदगी भर की बदनामी झेलना मुझे मंजूर नहीं है, इसीलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। डॉक्टर वो पे डॉक्टर 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 मेहता, He's dead. गंगा, चिंता क्यों करती हो? क्या तुम्हें ऊपर वाले पे विश्वास नहीं? देखो, जब वो एक रास्ता बंद करता है तो और 10 रास्ते खोल देता है। क्या तुम्हें अपनी सच्चाई पर यकीन नहीं है? तो फिर जब तुम्हें अपनी सच्चाई पर यकीन है, भरोसा है, तो निराश क्यों होती हो? गंगा, ये सब वक्त की बात है। और देखना, जिस दिन वक्त तुम्हारे साथ होगा ना,
सब ठीक हो जाएगा। जेलर साहब, और क्या रास्ता निकल सकता है? फिलहाल तो कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर जिंदा होता तो काम आसान था, लेकिन अभी तो और मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि हम लोग निराश हो जाएं, हम लोग हिम्मत हार जाएं। नहीं गंगा, हम इंसानों के हाथों में कभी भी कुछ नहीं होता, और ना ही हम उस ऊपर वाले की लीला को समझ पाते हैं। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि सब ठीक हो जाएगा। तुम हिम्मत से काम लो, देखना जीत तुम्हारी होगी। सेठ जी, नागिन पिटारे से बाहर आ गई है। सबसे पहले उसने मेरे 10 करोड़ रुपयों को डसा, उसके बाद उस डॉक्टर को डसा। अब हमारी बारी है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप हर बात पर मुझ पर रिवॉल्वर तानना छोड़िए और सोचिए हमें करना क्या चाहिए। नागिन का पिटारा तुमने ही खोला था ना विशाल? उसको इतनी ज्यादा शय देने वाले तुम ही थे। बहुत ज्यादा दिमाग पाया है ना तुमने, तो फिर सोचो, चलाओ अपनी कलम, करो मुझे ब्लैकमेल। देखिए, मैं जानता हूं अब अभी तक अपने 10 करोड़ रुपयों को नहीं भूल पाए, और ना ही आपकी पेपर्स में हुई बेइज्जती को, लेकिन यह वक्त एक दूसरे के कपड़े फाड़ने का नहीं है। कसम से मुझे आज रुपयों की बहुत जरूरत है, लेकिन क्या मैंने आपसे एक भी रुपया मांगा? उसकी भी वजह है, क्योंकि डॉक्टर की चिता पर तुम अपने आप को महसूस कर रहे हो। देखिए, वो सब छोड़िए और मेरा न्योता कबूल कीजिए। इस वक्त हम दोनों का एक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जितना बटेंगे गंगा उतना ही मजबूत होते रहेगी। मुझे पता चल गया है, गंगा के पीछे उस जेलर का दिमाग है, वही जेलर जो उसकी मां का हमदर्द बन गया है। ओ, ये बात है जी। गंगा के हाथ में इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है वो बच्चा, राइट? जी हाँ, आपका पोता। अगर वो बच्चा ही ना रहे तो मतलब आप उस बच्चे को मार देंगे? सेठ जी, ऐसा काम मैं तो नहीं कर सकता, ऐसी घिनौनी हरकत मैं तो नहीं कर सकता, ये आप ही कीजिए। आई एम सॉरी। मैं भी अपने हाथों को उस बच्चे के खून से रंगना नहीं चाहता हूं विशाल, लेकिन देखो विशाल, इन सारे फसाद की जड़ वो बच्चा है। अगर डीएनए टेस्ट बाद में भी करवाया जाए ना, तो वो काम भी उस बच्चे के जरिए ही होगा। वो बच्चा मेरा ही खून है, ये भी मैं मानता हूं, और गंगा की तो वो जान है। उस बच्चे को गंगा से अलग करना ही होगा, तभी इस नाटक पर पर्दा गिरेगा। सेठ जी, आप मुझे ये बताइए, आप उस बच्चे के साथ करेंगे क्या? चिंता मत करो विशाल, जहां वो बच्चा होगा वहां गंगा कभी नहीं पहुंच पाएगी। ढूंढती रहेगी उसे जिंदगी भर, उलझी रहेगी बच्चे के चक्र में, कमजोर हो जाएगी, और उदय नारायण से इससे टक्कर लेने की हिम्मत दोबारा कभी नहीं कर सकेगी। सेठ जी, आपका यह आइडिया तो रिवॉल्वर से भी ज्यादा खतरनाक है। ये सोचो विशाल कि वो बच्चा कैसे हासिल किया जाए। इस काम में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। मेरी मदद? हाँ, आखिर कुछ तो हाथ बटाओ मेरा। और तुम्ही ने कहा था ना कि हम दोनों को साथ में काम करना चाहिए। सोचो और मुझे बताओ, वो बच्चा कैसे हासिल किया जाए। ठीक है सेठ जी, वो बच्चा आपको मिल जाएगा,
लेकिन आप उस बच्चे के साथ ज्यादती नहीं करेंगे। गंगा, चलो खाना खा लो। नहीं माँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। देखो, तुमने अगर इस तरह खाना पीना छोड़ दिया तो इसका असर अभय पर पड़ेगा। अब जब तक बच्चा छोटा है, माँ को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। अच्छा चलो, दूध पी लो, मैं दूध गर्म करके लाती हूँ। चल। माँ, तेरे खामोशी का मतलब भी समझती हूँ। तू डॉक्टर की मौत से परेशान है ना? मत सोच, याद कर जेलर साहब ने क्या कहा था। चल, मैं दूध गर्म करती हूँ, तू पी के सो जाना। गंगा, गंगा, क्या हुआ माँ? पास मत जाना माँ। आग लगी कैसे? शॉर्ट सर्किट हो गया। अभय, अभय कहाँ गया? माँ, अरे अभय, 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 अजय। जी पापा। खन्ना साहब से कहकर कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रख लेना। ठीक है। और अगर मैं समय पर नहीं पहुंच सका ना तो तुम पहुंच जाना। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मुझे चौधरी साहब के साथ एक लैंड देखने जाना है। अरे गायत्री, गायत्री, क्या हुआ गायत्री? तुम ठीक तो हो? घबराहट सी हो रही है, चक्कर सा आ रहा है। मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। अजय, जी माँ। डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। मेरा अनुभव ही सबसे बड़ा डॉक्टर है। अरे खुशी की बात है, खुशी की बात। मतलब? आप दादा बनने वाले हैं। अच्छा। ये तो वाकई खुशी की बात है। अब देखना कैसी शानदार पार्टी देता हूँ मैं। बेटे, बहू को कमरे में ले जाकर आराम करा। आओ गायत्री। हाँ, चलो। मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ अभी। हाँ। हेलो। मुबारक हो सेठ जी, बच्चा मेरे पास है। वेरी गुड। क्या हुक्म है मेरे आका? इसको आपके घर ले आऊं? पागल हो गए हो क्या? सेठ जी, मैंने सोचा शायद दादी पोते का चेहरा देखना चाहती हूँ। अच्छा मजाक कर लेते हो। सेठ जी, मेरे मजाक के साथ साथ मेरी बहादुरी की भी दाद दीजिए। आपकी खातिर बच्चे को उठा ले आया मैं। तारीफ नोटों में चाहिए या शब्दों में? मेरे लिए तो दोनों ही मिले तो बेहतर होगा। भगवान ने मुझे नोटों से ज्यादा शब्दों की दौलत दी है। फुर्सत में मिलना, शब्दों की दौलत लुटा दूंगा तुम पर। जैसी आपकी मर्जी सेठ जी। मुझे तो लगता है आपकी तिजोरी खोलने के लिए फिर कोई हेडलाइन की नई चाबी बनानी पड़ेगी।
थोड़ी देर बाद वहीं पुरानी जगह पर मिलना। ओके। ये लीजिए सेठ जी, आपका बेचारा बदनसीब पोता। अब बताइए आप इसके साथ क्या हरकत करने वाले हैं? यही मैं भी सोच रहा हूँ विशाल। सेठ जी, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं, मैं नहीं चाहता आप इसके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करें। विशाल, मैं बहुत दयालु हूं। तुम्हारी हरकतों की वजह से कई बार मेरे खून में उबाला है। मैंने चाहा कि मैं तुम्हारा खून कर दूं, लेकिन नहीं कर सका। ये बच्चा तो बेचारा मासूम है। हाँ, ये बात और है कि गंगा का ये बच्चा मुझे 10 करोड़ की चपत लगा चुका है। सेठ जी, ये बच्चा सिर्फ गंगा का नहीं है और ना ये नाजायज है, ये आपका पोता है। अब बताइए आप इसके साथ क्या सलूक करने वाले हैं? तुम्हें इस बच्चे की इतनी फिक्र क्यों हो रही है विशाल? तुम ये क्यों जानना चाहते हो कि मैं इसके साथ क्या सलूक करूंगा? कहीं अगले 10 करोड़ की तैयारी तो नहीं कर रहे हो? वैसे अगर आपका दिल कर रहा है तो दे दीजिए, मैं एतराज नहीं करूंगा। बेकार की बातें छोड़ो और काम की बात सुनो। मेरे लिए तुम्हें एक काम और करना होगा। देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, मैं इस बच्चे के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करने वाला। विशाल, विशाल, मेरे घर मेरा पोता आने वाला है। मेरी बहू प्रेग्नेंट है। गंगा के बच्चे के खून से हाथ लाल करके मैं कोई अपशकुन नहीं चाहता हूं। पास ही में एक अनाथ आश्रम है, बच्चे को वहीं छोड़ा। देखिए सेठ जी, मेरा काम था बच्चे को यहां तक लाना, मैं ले आया। अब ये शुभ काम आप खुद कीजिए। वैसे जाते जाते अनाथ आश्रम की दान पेटी में कुछ रुपये डाल दीजिएगा। कहते हैं दान देने से पाप छड़ते हैं। वैसे आप चाहें तो मेरी जेब को भी दान पेटी समझ सकते हैं। ये क्या? 50 पैसे? 50 पैसे हो या 50 लाख, दान तो दान होता है। भगवान देने वाले की नीयत देखता है। बात तो सही है। ये लीजिए, मेरी तरफ से बच्चे को दूध पिला दीजिएगा। दूध। उदय साहब, उदय नारायण जी, नमस्ते। सुधीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हम तो रातों के राजा हैं सेठ जी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं, बस वैसे ही। आपके जैसे लोग ना ही तो ऐसे कहीं जाते हैं और ना ही कहीं आते हैं। जरूर कोई बात है ना? नहीं नहीं, मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। वाह सेठ जी, वाह। मेरा दिल करता है मैं आपके हाथ चूम लूं। ये बहुत ही पुण्य का काम है। आप बहुत ही अच्छा काम करने जा रहे हैं सेठ जी। इसमें हम सभी का भला है, आपका भी, हमारी बिटिया गायत्री का भी, और हमारे जवाई राजा अजय बाबू का भी। नहीं क्या अच्छा काम? मैं कुछ समझा नहीं। अब इतने भोले भी ना बनिए सेठ जी। आश्रम में दान पुण्य करने जा रहे हैं, वो भी रात के अंधेरे में, ताकि किसी को पता न चले। क्यों? तो आप ऐसा करिए, आप दान पुण्य करके आइए और वापसी में मुझे भी गाड़ी में घर छोड़ दीजिएगा। मैं आपका यहीं गाड़ी में पीछे बैठ। अरे आप जाइए, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा,
मेट्रन से बात भी करी। अरे तो आप जाइए, बात करके आइए। मैं कोई इतना नकारा थोड़ी हूँ आप इतना पुण्य का काम करें और मैं आपका इंतजार भी नहीं करूं। मैं यहीं में बैठ के। सुनिए सुनिए, आप जाइए, भाई साहब आपका इंतजार कर रहे होंगे, आप घर जाइए। अरे भैया को मारिए गोली, मैं आपका इंतजार करता मैं हूँ। कह रहा हूँ ना, मुझे वक्त लगेगा, आप जाइए प्लीज। अच्छा, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। गुड नाइट। वैसे बहुत ही पुण्य का काम है। That's it. Bye bye. बहुत ही पुण्य का काम है ये। गंगा, मुझे पूरा यकीन है कि यह केस किडनैपिंग का केस नहीं है, क्योंकि बच्चे अगवा करने वाले सिर्फ ऐसे बच्चों को अगवा करते हैं जहां से उन्हें कुछ रुपए मिलने की उम्मीद होती है, और तुम्हारे बच्चे को अगवा करके कोई ऐसी बेवकूफी नहीं करेगा। चलो मान लो कि बच्चा किडनैप हुआ है, तो अब तक फोन आ जाना चाहिए था ना। मैं अब भी यही कह रही हूँ जेलर साहब, अब प्लीज मेरा यकीन कीजिए, ये अजय के पिता की चाल है। नहीं तो अचानक आग का लगना, मेरे बच्चे का गायब होना, ये उनकी साजिश है मेरे खिलाफ। देखो गंगा, हम लोग ये सोच या कह सकते हैं, लेकिन इसे साबित नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बेकार ही बच्चों को चुराता है, फिर उन्हें बड़ा करके तुम घबराओ नहीं प्लीज, घबराने वाली बात नहीं है। इंस्पेक्टर सावंत एक काबिल पुलिस ऑफिसर है, मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे बच्चे को जरूर ढूंढ निकालेगा। माँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों हो रहा है? अगर मुझे मेरा बच्चा नहीं मिला माँ, तो मैं मर जाऊंगी माँ, मैं मर जाऊंगी। इस दुनिया में उसके सिवा मेरा कोई नहीं है माँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। मत रो बेटी, भगवान तुझे तेरे बच्चे से जरूर मिलवा देगा। गंगा के बयान के मुताबिक वो अजय साहब की पत्नी है और वो बच्चा अजय साहब का है, ठीक है? तो अब एक बात बताइए आप लोग कि वो दोनों आप लोगों के साथ क्यों नहीं रहते? देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा निजी मामला है, ये बात पूछने और जानने का आपको कोई अधिकार नहीं। बताऊं मैं आपको कि मेरे अधिकार क्या क्या है? आप लोग क्या समझते हैं अपने आप को? रुपए के बल पर आप जो कुछ भी कहेंगे मैं चुपचाप सुन लूंगा? आप जानते नहीं है मुझे, ये मत सोचिएगा कि मैं पुलिस में नया भर्ती हुआ हूं कि आप लोग जो कुछ भी कहेंगे मैं चुपचाप सुन लूंगा। आप जैसे लोगों से कई बार पाला पड़ा है मेरा। यहां सवाल एक मासूम बच्चे का है, एक बहुत ही घटिया और कमीनी हरकत हुई है, और जिस दिन वो मुझे मिल गया ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, फिर चाहे कोई वो बिजनेसमैन हो, करोड़पति हो या अरबपति हो, हथकड़ी पहनाकर घसीटता हुआ सबके सामने से लेकर जाऊंगा। प्लीज, हम इतने बेरहम इंसान नहीं है कि किसी मासूम को किडनैप कर ले। अगर आप चाहे तो हमारे घर के और ऑफिस की तलाशी ले सकते हैं, और अगर इंक्वायरी के मामले में आपको जब भी हमसे पूछताछ करनी है आप हमें बुला लीजिए, हम आ जाएंगे। ठीक है, चलो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा मिल गया ना? कहाँ था वो? कौन ले गया था उसे? मुझे मालूम था आप जरूर मेरे बेटे को ढूंढ निकालेंगे। जेलर सब सच कहते हैं, अब बहुत काबिल पुलिस इंस्पेक्टर है। लेकिन मेरा बेटा कहाँ है? आप उसे साथ में लेकर क्यों नहीं आए? गंगा, हाँ? ये क्या पागलपना है? इंस्पेक्टर साहब को अंदर भी नहीं बुलाया? आइए। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलिए इंस्पेक्टर साहब, क्या आपने ठीक से इंक्वायरी नहीं की? इंक्वायरी तो खैर अभी चल रही है। हमने इस इलाके के और आसपास के इलाके के कई बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन वो लोग इस केस में अपना हाथ होने से साफ इनकार करते हैं। हाँ? अभय के साथ उस रात 4 बच्चे और किडनैप हुए थे। उन चारों का तो खैर पता चल गया है, लेकिन मेरा अभय नहीं मिला? क्या आपने उसे ठीक से ढूंढा नहीं? गंगा, ये क्या कह रही? इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। कोई बात नहीं, मैं इनकी फीलिंग्स को समझता हूँ।
अच्छा, आपको शक किस पर है? शक के अनुसार हमने अजय नारायण सेठ से इंक्वायरी की थी, वो तो खैर साफ इनकार करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि वो इस केस में इन्वॉल्व नहीं है। मुझे डर है कि कम उम्र होने की वजह से अभय। क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, मैं चलता हूँ, बाद में आऊंगा। नहीं, पहले आप कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, मेरी बात का जवाब दीजिए। कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? सर, ऐसे केसेस में कम उम्र होने की वजह से बच्चों की डर या दहशत की वजह से मौत हो जाती है। गंगा! 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 क्या बात है? क्या सोच रही हो? अजय, जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। पता नहीं वो कैसे लोग होंगे जो बच्चों को अपने माँ से अलग कर देते हैं। नहीं अजय, अब मैं गंगा के बारे में नहीं, एक औरत होने के नाते दूसरी औरत के बारे में बात कर रही हूँ। सोचो, ऐसी हालात में इतना सोचना ठीक नहीं है। मुझे भी उस बच्चे के लिए कंसर्न है। अब जो होना था हो गया। पुलिस उस बच्चे को तलाश रही है और मुझे पूरा यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। तुम प्लीज इतना मत सोचो। घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा लगता है कि किसी किस्म के गहरे सदमे की वजह से इनकी ये हालत हुई है। मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है। वैसे भी इस वक्त इन्हें नींद और आराम की सख्त जरूरत है। वैसे आप लोगों को इनका खास ख्याल रखना होगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इनके सामने किसी भी किस्म की ऐसी बात ना करें जिससे इन्हें दुख या तकलीफ पहुंचे। जी बात। फिलहाल तो मैं चलता हूं। वैसे इनकी हालत के बारे में कल मुझे क्लिनिक में फोन पर इतला दे देना। क्या क्या नहीं सहना पड़ रहा है तुझे। हर पल एक मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। भगवान, क्या इंसाफ है तेरा। क्यों बदकिस्मती इतनी देती से। चलिए सेठ जी, आपकी परेशानी कुछ कम तो हुई। पता नहीं है भगवान आप जैसे पैसे वालों पर क्या सोचकर इतना फिदा हो जाता है। अरे गंगा का बच्चा गायब होने की खुशी अभी मिली नहीं थी कि आपको पोते होने की दूसरी खुशी मिल गई। भाई मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। वैसे आपके फैक्ट्री में वर्कर कितने हैं? क्यों, हड़ताल करवाना चाहते हो? नहीं, मैं तो बस यही चाहता हूं कि इस खुशी के मौके पे आप मुझे कुछ रुपये दे दें और ये सोचें कि आपने दूसरे पोते होने की खुशी में वर्करों को बोनस दे दिया। गंगा की कहानी के साथ तुम्हारी भी कहानी खत्म समझो विशाल। तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर मैं तुम्हें एंटरटेन कर रहा हूँ, ये काफी नहीं है? सेठ जी आप जो भी बोले, लेकिन पोता तो वो भी आपका ही है, सिर्फ माँ का फर्क है। दोबारा ये बात अपनी जबान से कभी मत निकालना। वो पोता मेरा नहीं है और इसके लिए मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दे चुका हूं। अपनी जबान पर काबू रखो विशाल, कलम की तरह मत चलाया करो। सेठ जी क्या करूं, एक दो पीने के बाद मेरे जबान से सिर्फ सच्चाई निकलती है बस। अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी ना, तो हम सिर्फ नींबू पानी पिएंगे, ओके? सेठ जी मैं बता रहा हूं, मैंने उस बच्चे को बहुत गौर से देखा है। आपसे उसकी शक्ल बहुत मिलती जुलती है। ये कल के अखबार की हेडलाइंस हैं क्या? सेठ जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर खामोश क्यों नहीं बैठते? सॉरी, ऐसे मामले इतने आसान नहीं होते हैं, समझे? जानती हो गायत्री, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दे दी है। पहले इसे दुनिया में तो आने दो। आ जाएगा और अपने बाप दादा का नाम भी रोशन करेगा। जानती हो गायत्री, मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट तैयार की है। क्या है ये? ये लिस्ट है, इनमें वो नाम है जिन्होंने बहादुरी के चक्र जीते हैं और हमारे बेटे का नाम इस लिस्ट में से होगा। तुम कैसे बता सकते हो बेटा ही होगा? कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज होती है। अजय, अगर तुम सचमुच चाहते हो कि हमारा बेटा बहादुर बने और उसे उतने ही अवार्ड्स मिले जितने इन बहादुरों को मिले हैं, तो क्यों ना हम उसकी शुरुआत उसके बचपन से करें? मतलब अगर हम उसका नाम
अभय रखे तो अभय नारायण सेठ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बच्चे के लिए खरीदारी भी तो करनी होगी ना, जैसे कि ट्राईसाइकिल, जूते, बुक्स वगैरह। अजय, पहले से दुनिया में तो आने दो, उसमें बहुत टाइम है और इन सब चीजों के लिए तो और भी टाइम है। अभय, मेरा बच्चा, तू आ गया। अभय, मेरा बच्चा कहाँ चला गया तू मुझे छोड़कर? कहाँ चला गया? तू तो जानता है तेरे बिना मैं नहीं रह सकती अभय, तेरे बिना मैं नहीं जी सकती। आजा मेरे बच्चे, मेरे पास वापस आ जा। हे भगवान, मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। भगवान, मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। गंगा, होश में आ गंगा। माँ, मैं अभय के बिना कैसे जीऊंगी? मैं उसके बिना नहीं जी सकती। मैं मर जाऊंगी माँ, मैं मर जाऊंगी। मुझे मेरा बेटा वापस दिला दो। मुझे मेरा बेटा वापस दिला दो। तेरा बच्चा जरूर वापस आ जाएगा। मैं मर जाऊंगी माँ, मर इतनी देर लगा दी तुमने, वहां लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तुम ही ने तो कहा था किसी भी काम में जल्दबाजी ना करो। अजय, अजय, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। शहर छोड़ने को कहोगे, शहर छोड़कर चले जाऊंगी। तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाऊंगी। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है अजय, सिर्फ मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। What? तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैरों पर गिरकर तुमसे माफी मांगती हूँ। गंगा, प्लीज प्लीज। अजय, मेरे बच्चे को मुझसे जुदा मत करो। सबसे पहली बात, मैंने तुम्हारे बच्चे को तुमसे जुदा नहीं किया। तुम बिना वजह मुझ पर शक कर रही हो। अजय, मेरी परेशानी, मेरी मजबूरी, मेरे दुख को समझो। मेरे बच्चे के बिना मैं टूट चुकी हूँ। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं जी सकती अजय। मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो अजय। गंगा, प्लीज प्लीज, सबसे पहले ये वहम तुम्हारे दिमाग से निकाल दो कि मैंने तुम्हारा बच्चा चुराया है। तुम मुझ पर खामखा शक करी हो, ऐसी घटिया हरकत में हरगिज नहीं कर सकता। गंगा, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, लेकिन मैं अपने पति को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। तो फिर मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कहाँ तलाश करूं अपने बच्चे को? देखो गंगा, इस वक्त तुम अपने घर चली जाओ। मैं ड्राइवर से कहता हूँ कि तुम्हें घर छोड़ाए।
चले गए? मूड नहीं है। तुम अपने पति अजय से मिलकर आई, ये तुमने अच्छा किया। वो शक भी तुम्हारे दिल से दूर हो गया। वैसे मुझे उम्मीद थी कि अजय ये काम नहीं कर सकता। अभय कहाँ होगा यही सोच सोच कर मेरे इंस्पेक्टर सावंत से खुद इस मामले में डिस्कशन हुई थी। वो बेचारा काफी परेशान है। उसे जहां जहां शक था उसने सभी जगह छानबीन करके देख लिया। वैसे भी मेरे हिसाब से उदय नारायण पे अगर हम शक कर भी लें तो भी हम उसका कॉलर नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उदय नारायण खुद आकर ये काम करेगा। जेलर साहब, मैं हर वो जगह अपने बच्चे की तलाश करूंगी जहां वो मिल सकता है। बच्चे को कहां कहां ढूंढोगी? पुलिस भी हार गई है। और वैसे भी इतने छोटे बच्चे को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। गंगा, निराश मत हो। भगवान ने चाहा तो तुम्हारा बच्चा बहुत जल्दी तुम्हारी गोद में होगा। जेलर साहब, क्या हम अभय के फोटोग्राफ, उसकी पैदाइशी निशानी अखबार में नहीं छाप सकते? हाँ, क्यों नहीं छाप सकते? बल्कि हमें ये रास्ता अपना के भी देख लेना चाहिए। हो सकता है कोई नई बात सामने आ जाए। तुमसे कोई मिलने आया है। लगता है सही जगह आ गए। हेलो। हेलो जी, जिथे कुड़ी या बूढ़ी देखी हेलो, नमस्ते। नमस्ते, आइए ना। देखिए, हम न्यूयॉर्क से आए हैं। हमें एक बच्चा गोद लेना है। हमें पता चला है कि दिस इज द बेस्ट प्लेस टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। बिल्कुल सही सुना है आपने। हमें एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा बच्चा चाहिए। बिल्कुल ऐसा। तो इसे ही ले जाइए ना। इस बदनसीब को यहाँ आए ज्यादा दिन नहीं हुए। रात को इसे कोई बाहर छोड़ के चला गया। इट्स रियली वेरी अनफॉर्चुनेट। हम बच्चे के लिए कहां नहीं गए, मंदिर, मस्जिद, दरगाह। और कुछ लोग हैं जो इन्हें यहाँ अनाथ आश्रम में छोड़ जाते हैं। मैं इसे अपनी गोद में ले सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। संभल के। हाँ जी। वाह, कितना सोना है। ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ टाइम इंडिया कब आए सीगे? हाय, हमें यही बच्चा चाहिए। तो ले लीजिए ना। आपके गोद में ऐसे लग रहा है जैसे आपका अपना बच्चा हो। मुझे जरा मेनू भी तो दिखाना। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ जी, पहले खुद ਨੂੰ ਤਾਂ संभालना सीख लो, फिर बच्चे ਨੂੰ संभालना। हमारा तो आपस में ये मजाक चलता रहता है। नहीं जी, मजाक नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ। आप रुकिए, मैं रजिस्ट्रेशन के पेपर तैयार करती हूँ। जी, ये एक छोटा सा चेक है फॉर द डोनेशन। धन्यवाद। आप अपना नाम पता यहाँ रजिस्टर में लिख दीजिए। मोस्ट सर्टेनली। वैसे तो हम न्यूयॉर्क से आए हैं, कॉन्टिनेंटल होटल में ठहरे हैं। आज शाम की फ्लाइट से वापस न्यूयॉर्क चले जाएंगे। कोई बात नहीं। बस आप लोगों से एक विनती है, बच्चे को औलाद की तरह प्यार करना, इसे अच्छा इंसान बनाना, ताकि आगे चलकर अनाथ बच्चों की ये भी कदर कर सके। ओ, तुसी फिक्र मत करो जी, जब मैं इनकी इतनी अच्छी देखभाल कर सकती हूँ तो ये बच्चा तो इनसे भी प्यारा है। आश्रम से एडमिट होना है, थोड़े पेपर तैयार करावा? नहीं, तो चलो ना, इतनी बड़ी सारी शॉपिंग करनी है, बहुत सारे काम बाकी हैं। अच्छा बाबा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। नमस्ते। so cute. बच्चा लापता। एक बच्चा अचानक 7 मार्च की रात 10 बजे अपने घर से लापता हो गया है। उसकी उम्र 8 महीने के करीब है, रंग सांवला है। जब किसी ने उसे घर से उठाया तो उसने
पीले रंग के कपड़े, पीले रंग के कपड़े। हे भगवान, ये तो उसी बच्चे के बारे में लिखा है जो अभी अभी एनआरआई कपल लेके गए। हेलो। देखिए, मैं ममता अनाथ आश्रम से बोल रही हूँ। हाँ कहिए। मेरे सामने न्यूज़पेपर में जिस बच्चे के गुम होने की खबर छपी है, क्या वो आपका बच्चा है? हाँ हाँ, वो बच्चा मेरा ही है। आप ऐसा कीजिए, ममता अनाथ आश्रम में आ जाइए। मैं अभी आती हूँ, अभी आती हूँ। सिस्टर, मैं उस बच्चे की माँ हूँ। आप गंगा हैं? जी। सॉरी बहन, आप बहुत लेट हो गई। क्या मतलब? थोड़ी देर पहले तक आपका बच्चा यही था। तो अब कहाँ है मेरा बच्चा? देखिए, ये अनाथ आश्रम है। लोग यहाँ बच्चे छोड़ जाते हैं और कई भले इंसान ऐसे भी होते हैं जो यहाँ आकर बच्चे को गोद ले लेते हैं। थोड़ी देर पहले अमेरिका से एक कपल आया था, कुलजीत और उमा। वो आपके बच्चे को ले गए। ले गए? कहाँ ले गए मेरे बच्चे को? होटल कॉन्टिनेंटल है, वहाँ से फौरन वो लोग अमेरिका के लिए निकल जाएंगे। नहीं। Excuse me, मैं मिस्टर कुलजीत और उनकी पत्नी उमा से मिलना चाहती हूँ। उनका रूम नंबर क्या है? वो तो अभी अभी चेकआउट करके चले गए। हाँ? जी हाँ, वो वापस अमेरिका जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें एयरपोर्ट में मिल सकती हैं। एयरपोर्ट पर? Excuse me. यस मैडम। मुझे मिस्टर और मिसेस कुलजीत सूद से मिलना है। मुझे कुछ जरूरी काम है। वो लोग अमेरिका जाने वाले थे। क्या आप मैसेज भेज सकते हैं? मैडम, आप 15 मिनट लेट हो गई। फ्लाइट तो जा चुकी है। जा चुकी है? आप एक बार चेक करिए ना प्लीज। हो सकता है वो कोई दूसरी फ्लाइट से गए हैं। सबसे पहले बात तो ये है मैडम कि रात तक के लिए कोई दूसरी फ्लाइट नहीं है, लेकिन मैं ये चेक करके बता सकता हूँ कि वो इस फ्लाइट में गए हैं या नहीं। हाँ, बहुत मेहरबानी होगी। सॉरी मैडम, वो इसी फ्लाइट से गए। Yes. गंगा आप कैसी है? I don't know. मैं तो किसी और काम से आई थी और ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। आप किसी और नर्स से पूछिए। सुनिए जी? ये नर्स तो बहुत ही बदतमीज है। क्या हुआ? अरे मैंने उससे पेशेंट के बारे में पूछा तो कहती है कि मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। अब ये कोई तरीका है बात करने का? उसका नेचर ही ऐसा है सर, बहुत घमंडी है वो। डॉक्टर मेहता जैसे नामी डॉक्टर के पास जो काम किया है, वैसे डॉक्टर तो गुजर गए लेकिन इसका घमंड नहीं गया। तो वो डॉक्टर मेहता के पास काम करती थी? ओह, देखिए मैं जेलर भार्गव हूँ, मुझे उनसे कुछ पूछताछ करनी है, जरा उन्हें मेरे पास भेजिए। नर्स तो चली गई। चली गई? तो उसकी ड्यूटी कब तक होती है? वैसे तो 5 बजे तक रहती, लेकिन आज पता नहीं क्यों जल्दी चली गई। पुलिस उन्हें बहुत परेशान करती थी, कभी भी घर आती थी, कभी भी फोन करके पुलिस स्टेशन बुलाते थे। उन दिनों वो बहुत परेशान थे। अच्छा, डॉक्टर साहब ने मरने से पहले या
या मरते वक्त कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसा प्रूफ छोड़ा था जिससे हमें कुछ अंदाजा हो सके? ये वो नर्स ही बता सकती है जो उनके करीब थे। ओह, तो क्या वाकई डॉक्टर साहब और नर्स के बीच कुछ? हाँ, और इसी वजह से अक्सर हमारे बीच झगड़े होते थे। अच्छा, क्या आपको मालूम है कि ये डॉक्टर साहब किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व थे जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, या रुपयों के लालच में उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हों? कोई फाइनेंशियल प्रेशर तो नहीं था उनके ऊपर? मेरे ख्याल से तो नहीं, मगर हाँ, उस नर्स के लिए वो अलग घर दिलाना चाहते थे और उसकी वजह से उन्हें रुपए की जरूरत पड़ी होगी। आत्महत्या करने से पहले मेरे पति ने जो कुछ भी कहा होगा वो ही नर्स ही बता सकती है। क्यों लाया गया है मुझे यहाँ? मेरा क्या कसूर है? मुझे कुछ नहीं पता। आपको क्या पता है, क्या नहीं पता, इसका फैसला हम करेंगे। डॉक्टर मेहता को क्यों मारा आपने? मैंने डॉक्टर मेहता की जान नहीं ली। मेरा यकीन कीजिए। झूठ बोल रही हैं आप। देखिए, मेरा यकीन कीजिए, मैंने उनकी जान नहीं ली। मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर उन्होंने आत्महत्या क्यों की? अभी मुझे क्या पता? अच्छा, एक बात बताइए, डॉक्टर मेहता और आपके बीच में नाजायज संबंध थे या नहीं? लेकिन इस बात से इसका क्या मतलब? संबंध थे या नहीं? हाँ, थे। गुड। तो फिर आपसे बेहतर ये बात और कौन बता सकता है कि डॉक्टर मेहता ने आत्महत्या क्यों की? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। इसका मतलब आप कुछ नहीं बताएंगी? ये केस तो बहुत ही गंभीर होता जा रहा है, लेकिन पुलिस भी जब तक पूरी बात का पता नहीं लगा लेती चैन से नहीं बैठेगी। खैर, अभी तो आप जा सकती हैं, लेकिन आपको हर रोज पुलिस स्टेशन आना होगा। कब तक मैं नहीं जानता। हाँ, एक बात जानता हूं कि आपके लिए बेहतर यही होगा कि जो भी राज आप जानती हैं उसे पुलिस को बता दीजिए, वरना फंस जाएंगे आप। जाइए। यस, अजय साहब, मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। जी हाँ, डॉक्टर मेहता के यहाँ, जब आप अपना डीएनए टेस्ट कराने लाए थे। करेक्ट। कहिए। अजय साहब, आपको तो पता है डॉक्टर मेहता अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुनकर बहुत अफसोस हुआ था। अजय साहब, जिंदगी में ऐसा एक काम उनसे भी और मुझसे भी हो गया जो कभी नहीं होना चाहिए था। उस गुनाह ने उनकी तो जान ले ली, अब वो मेरे पीछे पड़ गया है। कैसा गुनाह? ये रहा वो खत जो डॉक्टर मेहता ने आत्महत्या होने से पहले लिखा था, और आपके कैबिन में दाखिल होने से पहले मैं इसे छुपा चुकी थी। आप पढ़िए तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। यही वो सच्चाई है जिसे हमें छुपाने की कोशिश की थी, मगर कुदरत को ये मंजूर नहीं था कि गंगा के बच्चे के साथ नाइंसाफी हो। अजय साहब, वो बच्चा 100% आपका बच्चा है। उसे अपना लीजिए और हमारे झूठ के लिए हमें माफ कर दीजिए। अजय साहब, मैं इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ। मेरी इस नेकी के बदले मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। वैसे मुझे कुछ मांगना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अजय, कौन थी वो? वो नर्स थे। और ये हाथ में क्या है? ये तुम्हारी रिपोर्ट्स है। डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है,
उन्होंने मुझे हॉस्पिटल बुलाया है। मैं भी आता हूँ। गंगा, गंगा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने तुम्हें गलत समझा, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने उस बच्चे को गलत समझा जो असलियत में मेरी अपनी औलाद है, मेरा अपना बच्चा है। मैं जानता हूं गंगा, तुमने बहुत तकलीफ उठाई उस बच्चे के लिए, बहुत तकलीफ, लेकिन अब ये नौबत नहीं आएगी। मैं उस बच्चे को लाऊंगा, मैं उसे लाऊंगा गंगा, और मैं उसकी परवरिश करूंगा। मैं उस बच्चे को हर वो हक दूंगा जिसके वो लायक है। हमारी बीच की दूरिया की सजा मैं उस बच्चे को नहीं दूंगा गंगा, कभी नहीं। मैं उस मासूम के साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। इनसे बात करके कोई फायदा नहीं मिस्टर, ये अपने होश आवाज खो चुकी है, ये कुछ नहीं समझ सकती। क्या करेगी? सदमा ही इतना गहरा पहुंचा है इसे। अगर कोई बच्चे की मौत हो जाए ना तो मां को थोड़े दिनों में तसल्ली हो जाती है, लेकिन अगर कोई बच्चा उठाकर ले जाए और फिर आंख मिचोली का खेल शुरू हो जाए तो कोई भी मां बर्दाश्त नहीं कर पाती। फिर तो ये हालत हो ही जाती है जो इस बेचारी की हुई है। क्या बात है अजय? मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूं पापा। हॉस्पिटल से? क्यों? क्योंकि किस्मत मुझे वहां ले गई और वहां जाते ही एक पर्दा झूठ पर से हटा और दूसरा पर्दा आपके चेहरे पर से। मैं सब कुछ जान गया हूं पापा। क्या जान गए हो? यही कि डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक गंगा का बच्चा मेरा बच्चा है, मेरी अपनी औलाद है पापा। ये तुम कैसे कह सकते हो? बेकार के सवाल मत पूछो पापा, मुझे बस इस बात का जवाब चाहिए, क्या ये सच है या नहीं? देखो अजय, प्लीज पापा, मुझे बस इस सवाल का जवाब चाहिए, क्या ये सच है या नहीं? जवाब दो पापा, क्या वो बच्चा मेरा है या नहीं? वो तुम्हारा बच्चा है। तो फिर ठीक है, हमें अभी और इसी वक्त उस बच्चे को अपनाना होगा। रुको अजय, पागलों जैसी बातें मत करो अजय। उस बच्चे को अपनाने का मतलब है गंगा को भी अपनाना। क्या तुमने अपनी आंखों से गंगा की बेवफाई, उसकी बदचलनी नहीं देखी? क्या तुमने ये नहीं देखा कि कैसे वो अपने आप को बेच रही थी? इन सब के बावजूद तुम फिर से ये बात दोहरा रहे हो। बेटे, बड़ी मुश्किलों से मैंने इस मामले को खत्म किया है और तुम फिर उसे कुरेद रहे हो। अपने जज्बात को हमारी दहलीज पर कदम रखने से पहले रोक दो। पापा प्लीज, मैं अपनी औलाद के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। कमल चौधरी भी अपनी बेटी के साथ और उसकी कोख पे पल रहे बच्चे के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे हमारी। बिजनेस में इतना नुकसान पहुंचाएंगे ना
कि समेटते समटते हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। सिर्फ एक बच्चे की वजह से अजय, हर तरफ से नुकसान हमारा होगा। बात एक बच्चे की है, बात एक पिता की है। आप एक बाप होकर भी ये नहीं समझते हो कि औलाद क्या होती है? मैं जानता हूं कि औलाद क्या होती है, और ये भी जानता हूं कि बर्बादी क्या होती है। अपने इस पागलपन का अंजाम सोचा है तुमने? गायत्री मां बनने वाली है, ऐसी हालत में उसे तुम सदमा दोगे, और बच्चे को अपनाने के बाद मां को अपनाने के बारे में लोग तरह तरह के सवाल उठाएंगे। दे सकोगे उन सवालों के जवाब? तुम्हारी नादानियों की वजह से मेरी जिंदगी में तरह तरह के बड़े बड़े तूफान आए अजय। अब एक और तूफान मत दो मुझे। तुम्हें हमारी परवाह नहीं है तो कम से कम गायत्री और अपने होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचो। तुम्हें इस बच्चे को अपना नाम देना होगा। ये मेरे बाप की निशानी नहीं है, इसका बाप है अजय नारायण सेठ। तुम इसे नहीं मार सकते अजय, नहीं मार सकते, क्योंकि ये तुम्हारा खून है। ये खून ही है जो तुम्हें यहां तक खींच कर लाया है। अगर ये सच्चाई साबित हो गई कि वो तुम्हारा बच्चा है, तो इतना याद रखना, तुम गायत्री को खो दोगे। अजय, कहाँ थे तुम अब तक? देखो वक्त क्या हो रहा है। हमेशा तो घर वक्त पर आते थे। वो वक्त भी तो इतना संगीन नहीं था मां। ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक ही तो कह रहा हूं मां। मां, अच्छा नहीं हुआ जो कुछ पापा ने मेरे साथ किया, अच्छा नहीं किया। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे पापा भी बड़े बुझे बुझे थे, ठीक से खाना पीना भी नहीं खाया उन्होंने। तुम दोनों में कोई अनबन तो नहीं हुई ना? मां, अगर बेटा बाप से झूठ बोलता है तो उसे सजा दी जाती है, लेकिन उसका क्या मां, जब बाप बेटे से झूठ बोले तो? कैसा झूठ? साफ साफ क्यों नहीं बताते? बात क्या है? मां, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ। बैठो मां, बैठो। मैं आपको नहीं बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा? पापा ने मेरे साथ क्या जुल्म किया है, सुनो मां, सुनो। जानती हो मां, गंगा के बच्चे की रिपोर्ट को और मेरी डीएनए रिपोर्ट को पापा ने झूठा साबित कर दिया था, जबकि गंगा का बच्चा ही मेरा बच्चा है, मेरी अपनी औलाद है मां, आपका पोता है। ये तुम क्या कह रहे हो? और इस राज का मुझे आज ही पता चला। पापा ने मेरे साथ धोखा किया है मां, मुझे अपनी औलाद से दूर कर दिया है। क्या यही खुशी दी जाती है अपनी औलाद को? तुझे पता है, अगर ये बात गायत्री को पता चल गई तो उस पर क्या गुजरेगी? कयामत आ जाएगी मां, कयामत। भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होगा ना मां, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ पापा होंगे और कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने एक जिंदगी नहीं बल्कि 4 जिंदगी बर्बाद कर दी है।
मेरी, गायत्री की, गंगा के बच्चे की, और उस बच्चे की जो गायत्री जन्म देना चाहती है। मां, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं मां, पापा ने जो किया, क्या उसने ठीक किया? जवाब दो मां, क्या पापा ने ठीक किया? लेकिन मैं क्या करूं मां? मैं किसके पास जाऊं? कौन देगा मेरा साथ मां? अजय, कहां से आ रहे हो तुम? और ये क्या हालत बना रखी है? वो ऑफिस में देर हो गई और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। मुझे भूख नहीं है। तुमने खाना खा लिया? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरा इंतजार मत किया करो, मत किया करो मेरा इंतजार। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, सही वक्त पर सोना चाहिए, सही वक्त पर खाना चाहिए। क्यों? क्या मेरा ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज नहीं है? प्लीज 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 गायत्री, तुम बिना वजह की बातें कर रही हो, बिना वजह की।